गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक अपने को स्टार्ट करना थोड़ा सा कठिन है, उसका नाम है वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन किसको बोलते हैं? तो फंक्शन विच कैन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट ए मूविंग वेव पल्स इज कॉल्ड वेव फंक्शन। जो एक पल्स को रिप्रेजेंट कर सकता हो ऐसा फंक्शन जो है वो वेव फंक्शन कहलाता है। अब इस पे देखो क्वेश्चन आते हैं। तो ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है 99 में कि वाई एक्स कॉमा टी इक्वल टू 0.8 अपॉन 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर है वो, प्लस 5 रिप्रेजेंट ए मूविंग पल्स वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इन सेकेंड, then चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव्स। तो पहला बोल रहा है पल्स इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरा बोल रहा है इन 2 सेकेंड इट विल ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, तीसरा बोल रहा है इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर एंड इट इज ए सिमेट्रिक पल्स और असिमेट्रिक पल्स ऐसा। तो अब इसके आंसर है बी सी डी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी और सी और डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि करने हैं, तो ये मैथमेटिकल है थोड़े। ठीक है, इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। और भी देखें इसके अंदर क्वेश्चन। ये मेंस में आया हुआ है, मेंस में आए हुए क्वेश्चन नीट में भी आते हैं वैसे के वैसे। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें एक बार पढ़े इसको, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि अ ट्रांसवर्स वेव डिस्प्लेसमेंट y कॉमा टी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय वाई टी टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी एक्स टी। ये इक्वेशन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पहला ऑप्शन है वेव मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद स्पीड अंडर रूट ए बी, मूविंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन विद अंडर रूट ऑफ बी बाय स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रूट बी एंड स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट बी। इसका आंसर बी है, वेव मूविंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन विद स्पीड अंडर रूट ऑफ बी बाय। अब अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए दोनों, ठीक है, पहला वाला और दूसरा वाला, तो आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते हो। और अगर ये समझ में नहीं आ रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन है, तो फिर आपको थोड़ा सा मैथ सीखना पड़ेगा, एनिमेशन देखना पड़ेगा, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि वेव क्या है, उसके बाद ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, जिसके अंदर वेव फंक्शन क्या होता है ये समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा कि वेव चलती कैसे है, पल्स कैसे चलती है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक वीडियो से। तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे जो कि ऑसिलेशंस करेंगे, तो उसमें आप देखिए एक ट्रांसवर्स वेव बनेगी। अब यहाँ पे देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके ऑसिलेशंस। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव बन गई। अब इसके अंदर बहुत ध्यान से देखना, कोई सा भी एक पार्टिकल पकड़ लो। देखना ना, वेव चल रही है आगे की तरफ, कोई सा भी एक पार्टिकल पकड़ लो, जैसे ये वाला पार्टिकल पकड़ लिया जैसे मैंने। अब इसमें देखो, ये अपनी ही जगह पर ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, ये अपनी ही जगह पर ऑसिलेशन कर रहा है, और जितनी ऊपर ये जाता है उतनी ऊपर सब आते हैं एक एक बार। देखो, ये यहाँ से मैं आगे ले गया ना, अब ये नीचे से ऊपर आ रहा नहीं, यहाँ तक आएगा, फिर ये अपनी जगह पे नीचे चला जाएगा, और फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, तब ये वाला उसके पड़ोस वाला नीचे आ रहा होगा। और यहाँ देखिए, इस वाले पार्टिकल पकड़ लो, अब ये पार्टिकल ऊपर तक जाता है, नीचे तक जाता है, ये अपनी ही जगह पे एसएचएम कर रहा है। इसका मतलब जो वेव बन रही है ना, वो लाखों पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं रस्सी के ऊपर, तो एक वेव बन जाती है। अब इसके अंदर सभी पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव कर लेते हैं, ये भी अचीव कर लेगा। इसके पड़ोस में मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो दूसरा पार्टिकल भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव कर लेगा। हो क्या रहा है कि अपन ये वाले पार्टिकल को एसएचएम करा रहे हैं। ठीक है, ये वाले पार्टिकल से डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, तो इसको ऊपर और नीचे जब अपन करते हैं, तो ये रस्सी में एनर्जी आगे की तरफ बढ़ जाती है, और रस्सी में एनर्जी आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो हर पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अपने को क्या लग रहा है, आगे की तरफ वेव बढ़ रही है, जबकि वेव कुछ नहीं बढ़ रही होती, एनर्जी ही आगे की तरफ जारी होती है। सारे पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऑसिलेशंस कर रहे होते हैं। अब मान लो कि मुझे किसी पार्टिकल के बारे में बताना है, जैसे इस पार्टिकल के बारे में बताना है कि कहाँ था, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो ये पार्टिकल बताने के लिए मुझे यहाँ से डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि एक्स डिस्टेंस कितना आगे है। तो यदि वेव में एक्स शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब वो उस पार्टिकल की बात कर रहा है, इस वाले की, कि एक्स से 2 मीटर की दूरी पे जो पार्टिकल है वो, या 3 मीटर की दूरी पे, या 10 मीटर की दूरी पे। तो मान लो कि मैं एक पार्टिकल की बात करता हूँ जो कि यहाँ पे, तो इस पार्टिकल की बात करूँ, इसका जो भी डिस्टेंस होगा इस एक्सिस से उस एक्सिस तक का डिस्टेंस अपन ले लेंगे। ठीक है, अब ये पार्टिकल ऊपर जाता है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको अपन वाई बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसका डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ है, जैसे ही मैंने बोला यहाँ है, फिर देखो तो नीचे चला गया। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका एक स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। स्नैपशॉट समझते, इसको रोकना पड़ेगा।
तो जहां पे भी मैं रोकूंगा वहां पे भी एक वेव बन जाएगी, हर समय पे एक वेव बनेगी। तो वो जो डायग्राम बनाते हैं फिजिक्स में, वो बेसिकली उसका स्नैपशॉट होता है। जैसे यहाँ स्नैपशॉट किया तो यहीं पर रुक जाएगा ये, अब ऊपर चला गया इतनी देर में तो स्नैपशॉट लेंगे तो ऊपर नीचे होगा, ठीक है। स्नैपशॉट का मतलब समझना है, स्क्रीन शॉट लेना। तो जहां लोगे वहां पे वेव रुक जाएगी, तो उसका डायग्राम उस वक्त का बन जाएगा। तो उस समय का टाइम जो टी होगा, उस समय इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो वाई एक्सिस पे कितना गया उसको वाई बोलेंगे, और उस समय क्या समय हुआ होगा उसको टाइम बोलेंगे, तब जाके हम इस पार्टिकल की पोजीशन बता पाएंगे। नहीं तो ये लगातार ऑसिलेशन करे ही जा रहा है। ठीक, फिर से मोटी मोटी बात बता दूं। सबसे पहली चीज, एसएचएम करते हैं यहाँ पर अपन, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टर्बेंस करते हैं, सारे पार्टिकल धीरे धीरे एक के बाद एक डिस्टर्ब होते जाते हैं, वेव आगे बढ़ जाती है। वेव आगे बढ़ रही है मतलब एनर्जी आगे बढ़ रही है, आगे की तरफ पार्टिकल नहीं बढ़ रहे, पार्टिकल अपनी ही जगह पर ऑसिलेशंस कर रहे हैं। सभी पार्टिकल को एम्पलीट्यूड तक जाने का मौका मिलेगा एक एक करके। अगर किसी सिंगल पार्टिकल की बात करें कि वो कितना ऊपर जा रहा है, उसके लिए पहले तुमको एक्स बताना पड़ेगा, यानी कि इस एक्सिस पे कितना आगे बढ़े। उसके बाद तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, पर उसके लिए टाइम पे उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो उठक बैठक लगा रहा है। अभी उठक बैठक लगा रहा है तो ये उठक में है कि बैठक में ही क्या पता पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो कोई पार्टिकल ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक ही लाइन में चल रहे होंगे। जैसे ये वाला पार्टिकल अगर अपन बात करें, जब ऊपर है तो ये वाला पार्टिकल ऊपर है, तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो थे ये दोनों सेम फेज में आए। देखो जो ये नीचे आया तो ये भी नीचे आया, ठीक है, बाकी सब ऊपर नीचे है, तो जो सेम ऊपर और नीचे हो रहे हैं वो सेम फेज में। अब जैसे इस पार्टिकल का साथी ढूंढो, तो ये नीचे है तो ये नीचे है, तो ये हो गया सेम फेज में। और भी कहीं देखो, देखो इसका भी साथी मिलेगा, ये टॉप पे है तो इधर भी टॉप पे होगा, तो उसका साथी हो गया, साथी हो गया मतलब दे आर इन सेम फेज। और एक नीचे है और दूसरा वाला जस्ट ऊपर है, जैसे नीचे तो ये ऊपर है तो दे आर इन अपोजिट फेज, ये दोनों पार्टिकल अपोजिट फेज में कहलाएंगे, और नहीं तो सेम फेज में कहलाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए एक बार इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमेशन है ये, जिसके अंदर पार्टिकल अपनी जगह पे ही ऑसिलेशन कर रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए तुम्हें एक तो एक्स चाहिए होता है डिस्टेंस, दूसरा तुम्हें चाहिए रहता है डिस्प्लेसमेंट वाई, जो बताना है वाई, उसके लिए एक्स चाहिए रहेगा, और टाइम भी चाहिए रहेगा, क्योंकि जब तक इसको रोकोगे नहीं, जब तक इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, ऊपर नीचे होते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अब ऐसा कैसे ही मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनको ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करा दूंगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में चले जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इस तरीके से ऑसिलेशन करते हैं, तो जिस तरफ वेव जारी होती है उसी तरफ ऑसिलेशन कर रहे होते हैं। देखिए यहीं कहीं ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो एक बार जब ये पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, जैसे यहाँ आ गए तो इसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जब ये दूर दूर चले जाते हैं तो ये रेयरफेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि कंप्रेशन को क्रेस्ट, यानी जो ऊपर जा रहा था ना, क्रेस्ट ये ऊपर जा रहा था, इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो कंप्रेशन को क्रेस्ट बोल देते हैं, और जब ये नीचे आ रहा है रेयरफेक्शन, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, ट्रफ। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना कि वेव का डायग्राम बनते हुए ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे है वही का वही नीचे आ रहा है, जबकि क्या हो रहा है, कंप्रेशन अभी यहाँ पे ही नीचे आ रहा है। ये क्या है, क्या चीज थी ये, क्रेस्ट था, ठीक है ना। तो क्रेस्ट यानी कंप्रेशन, और क्रेस्ट ऊपर था, सॉरी ये क्रेस्ट ऊपर था, नीचे ट्रफ था, तो ये जो ट्रफ है इसको अपन बोलेंगे रेयरफेक्शन के बराबर, ठीक है। लेकिन ये ट्रफ ऐसा नहीं है कि यही है, वो आगे बढ़ता जा रहा है ट्रफ, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाला हिस्सा भी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखिए ये ऊपर है ना, अब ये ऊपर हो चलेगा, अब ये ऊपर चलेगा, इस तरीके से ऊपर जाते जाते ऐसी अगर वेव होती है तो उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, और वहीं के वहीं वो ऑसिलेशन करता रहता है और वेव चलती रहती है, तो उसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, जो भी आगे आएगी, ठीक है ना। तो ये समझ में आई बात। तो ये जब ऐसे ऑसिलेशंस करेंगे तो ये क्या सी वेव कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएगी। ये पार्टिकल देखो ये अपनी ही जगह पे ऐसे चल रहा है, जिस पे मैंने एरो रखा हुआ, यहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक जाता है, सब पास पास आते हैं, कंप्रेशन एकदम दूर दूर चले आते हैं, रेयरफेक्शन, ठीक। तो ये क्लियर हुआ आपको कैसे किया, ठीक है। तो अब इसमें जो मोटी मोटी बातें हमें समझ में आई है उसको एक बार अपन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर ये एनिमेशंस आपको समझ में आ रहे हैं और मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो ये क्वेश्चन सारे उलझा देंगे आपको, ठीक है। बहुत कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं यदि हम कंसेप्चुअली अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो। चलिए अब अपन पहले पॉइंट्स लिखते हैं, हमने क्या क्या समझा। सबसे पहला पॉइंट हमने समझा, इफ
a single jerk is given to a string, then a pulse is formed. ठीक है, जैसे एक स्ट्रिंग है, जैसे ये स्ट्रिंग है, इसको तुमने सिंगल जर्क दिया, तो सिंगल जर्क दिया तो ये पल्स बन जाएगी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि पल्स अपने से थोड़ी आगे पहुंच जाएगी। कैसे आगे पहुंच गई है, यहां तक पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये पल्स और थोड़ी आगे पहुंच जाएगी। तो ये पल्स जो आगे की तरफ चल रही है, बेसिकली ये सभी पार्टिकल्स को ऑसिलेट कराते हुए चल रही है स्ट्रिंग के अंदर। इस स्ट्रिंग में इस पार्टिकल को सबको अपनी ही जगह पे ऑसिलेशन कराती है। लेकिन अगर वो अकेली है, ठीक है ना, ये समझ में आ रही बात, अगर वो अकेली है तो उस केस में हम उसको पल्स बोलते हैं। और अगर लगातार कंटिन्यूएशन में अगर अपन इसको ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेंगे तो ये पल्स ऐसे लगातार हो जाएगी, तो उसको हम वेव बोलेंगे। ठीक है, तो इफ ए सिंगल जर्क इज गिवन, अब मैंने यहाँ पे सादा शब्द इस्तेमाल किया, जर्क इज गिवन, बेसिकली सिंगल पल्स जनरेट करी है एक एसएचएम के माध्यम से या किसी भी एक ऑसिलेशन के माध्यम से, तो उसको अपन बोलेंगे पल्स। ठीक है, अब सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि इफ मैनी pulses are generated each after a fixed time, ये जरूरी है, fixed time, then a wave is formed. वेव बोलते हैं या वेव ट्रेन बोलते हैं उसको, वेव ट्रेन इज फॉर्म्ड, तो वेव ट्रेन बन जाएगी। ठीक है, वेव ट्रेन बन जाएगी तो वो हमको दिखेगी कैसे, तो उसको हम बोलेंगे कि हम उसका स्नैपशॉट लेते हैं तो ये दिखता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट समझ में आता है ना, स्क्रीनशॉट। जैसे अपन किसी भी चलती हुई चीज़ का, अब ये बात तो मान लो कि इस तरीके से चले जा रही है ये, अब ये थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल तो ऊपर चला जाएगा ना, तो उसके बाद ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा, तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि इसका जो पोजीशन है वो ऐसी हो जाएगी। तो उस समय जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो ये लाल वाला स्क्रीनशॉट दिखेगा, अदरवाइज आपको जो है ये जो पहले वाला दिख रहा था ये स्क्रीनशॉट दिखेगा। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ की जगह यहाँ हो जाएगा तो ये स्क्रीनशॉट ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर ये पार्टिकल नीचे कहीं चला जाएगा तो ये यूं करके ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्टिकल कहीं भी हो सकता है पर अपनी ही जगह पर ऑसिलेशन करता रहता है। ठीक है, तो ये जो अपन बनाते हैं स्क्रीनशॉट, इट इज एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर होता। ठीक, तीसरी चीज, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट y होता है, लेकिन उस पार्टिकल का नाम बताने के लिए कि हम कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यहां से डिस्टेंस x बताना पड़ता है। तो ये डिस्टेंस x पर, तो पार्टिकल, थर्ड पॉइंट, पार्टिकल पोजीशन इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय x, बट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल इज y एट अ टाइम t, लेकिन अगले ही समय, एक सेकंड के बाद ही, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ही इसका जो डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो जाएगा। तो हमको क्या बोलना पड़ा कि इस टाइम t पर इतने डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट y है। तो यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीड्स टू थिंग्स टू स्पेसिफाई। ठीक है, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देन इट नीड टू थिंग्स। नंबर 1 हमको ये बताना पड़ेगा x, नंबर 2 हमको बताना पड़ेगा टाइम। इसका मतलब यदि किसने बोला कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताओ तो हम बोलेंगे वी नीड टू थिंग्स। कौन कौन सी,
एक तो हमको x बताओ कि वो पार्टिकल ऐसे में कहाँ है, दूसरी चीज वो समय बताओ, क्योंकि ऐसे में तुमने बता भी दिया कि वो यहाँ है लेकिन ये तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो पहले समय बताओ कि 3:25 पे या t बराबर 2 सेकेंड्स पे, तो हम बता देंगे यहाँ है, t बराबर 3 सेकेंड्स पे यहाँ, t बराबर 4 सेकेंड्स में यहाँ है। अब जैसे बोला एक पार्टिकल x बराबर 7 पे, तो 7 पे ने यहाँ से 7 नाप लिया, तो इस पार्टिकल की बात कर रहा है। अब इस पार्टिकल की बात कर रहा है तो ये पार्टिकल तो ऑसिलेशन कर रहा है ऊपर नीचे, तो किस समय, तो जैसे उसने बोला 3:25 पे, तो हमने बोला यहाँ था, 3:37 पे यहाँ था। ये 3 की जगह वो सेकंड्स में बोलते हैं कि 1 सेकंड बाद यहाँ था, 2 सेकंड बाद यहाँ था, 3 सेकंड बाद नीचे था। तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, लेकिन दो चीजें बताओ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y यदि तुम निकालना चाहते हो तो पहले बताओ x यानी पार्टिकल की पोजीशन बताओ, और दूसरी से मैं ये बताओ उस समय का टाइम यानी इंस्टेंटेनियस टाइम बताओ, तब हम बता पाएंगे कि पार्टिकल क्या कर रहा है। पार्टिकल का x यानी पार्टिकल की पोजीशन बताओ, और दूसरी चीज पार्टिकल पोजीशन ऑन x एक्सिस बताओ, ठीक है। और सेकंड नंबर बताओ इंस्टेंटेनियस टाइम क्या था। यहां तक क्लियर हुई बात। तो अब ये जितना भी बताया मैंने, आप पहले इसको नोट करें, ठीक है। बड़े शांति से पढ़िए, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है और आम बच्चों को समझ में ही नहीं आता, टीचर्स इसको पढ़ा नहीं पाते क्योंकि इसको समझाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, एनिमेशंस दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद इसके स्क्रीनशॉट समझना पड़ता है किस पोजीशन पे है, ठीक है, उसके बाद ही ये समझ में आ पाता है। तो आराम से समझिए, बढ़िया से नंबर आएंगे इसके अंदर। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, ये भी लिख लें। चलिए अब बात यह है कि अगर मान लो कि ऑसिलेशन ऐसे हैं और वेव आगे बढ़ रही है तो ट्रांसवर्स है, और ऑसिलेशन ऐसे वेव आगे बढ़ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ऐसे वाले को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए भी बता दिया गया कि कंप्रेशन को क्या मान लेना, क्रेस्ट मान लेना, और उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ क्रेस्ट, और रेयर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ ट्रफ, तो उसको भी इसी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये स्नैपशॉट है, ये ध्यान रखना, उस समय पर रोका गया है, ठीक है, और अगले ही सेकेंड वो चेंज हो जाएगी चीजें। अब यहां देखिए, एक बार मैं स्नैपशॉट शब्द समझा दूं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो जैसे ही मैं इसको रोकूंगा ये स्नैपशॉट हो जाएगा। अब यहां देखिए, जो मेरा चेहरा है उसके जस्ट ऊपर वाला पार्टिकल देखो, सिर के ऊपर जस्ट ऊपर वाला पार्टिकल देखो। अब उस पार्टिकल की पोजीशन अभी टॉप पे है, लेकिन जैसे ही अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही अपन इसको स्टार्ट करते हैं, अभी जो वेव बन रही है वो डायग्राम कॉपी में बना लो, तो वो डायग्राम यूं करके मेरे सिर के ऊपर से जाके फिर नीचे उतर रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये मेरे सिर पे बिल्कुल नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे सिर के ऊपर वाला देखो वो बिल्कुल नीचे चला गया, इसका मतलब काय में चला गया, ट्रफ में चला गया, जबकि वो पहले क्रेस्ट में था। तो जो क्रेस्ट था वो ट्रफ बन गया, जो ट्रफ था वो क्रेस्ट बन गया। अच्छा, ये जो आगे की तरफ अपन चला रहे हैं, ये इसको दिखा रहे हैं, तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि आगे बढ़ रहा है। क्या चीज आगे बढ़ रही है, तो देखो वेव पल्स आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, एक पल्स की बात कर रहा हूं, वैसे तो ये वेव है लेकिन इसके अंदर से एक पल्स देखें कैसे दिखेगी। तो मेरे सिर के ऊपर जस्ट अभी क्या है, एक टॉप पे चला गया, यानी कि क्रेस्ट है, तो उसको देखो उसका शेप ऐसा है, ठीक है, यूं करके ऊपर गया, नुकीला शेप है। अब ये नुकीला शेप धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ये नुकीला शेप पे ध्यान रखना, बस मेरे सिर के ऊपर जैसा नुकीला शेप है वो आगे बढ़ेगा, तो वो आगे बढ़ेगा, तो वो देखें कैसे बढ़ता आगे। ये चालू किया मैंने, अब वो देखो नुकीला शेप जो है मेरे सिर के ऊपर चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब ये वेव बढ़ रही है। तो वो नुकीले शेप को अकेले को देखते हैं तो उसको अपन बोल देते हैं पल्स है, ठीक है, और पूरे को देख लेते हैं तो वेव है। और पूरा तब लगातार चलता है जब तुम लगातार झटके दे रहे हो, तो ऐसे, ठीक है। और अगर एक बार झटका देके रस्सी में छोड़ दिया तो एक ही उसके अंदर पल्स आई और वो आगे की तरफ चली गई। उसके बावजूद भी सारे पार्टिकल एसएचएम करते हुए ही जाएंगे, मतलब ये प्रोसेस तो पूरी ही होगी। हर पार्टिकल ऊपर नीचे होगा, हर पार्टिकल ऊपर नीचे होके अब की बार क्या होगा कि लास्ट वाला जो पार्टिकल है ना वो शांत हो जाएगा। जैसे मान लो कि रस्सी साइड है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, तो मान लो कि रस्सी जो है मेरे इस हैंड पे और मैंने यूं झटका दिया, तो ये वाला पार्टिकल शांत हो जाएगा, यहां पे वेव चलेगी, फिर शांत हो जाएगा, फिर वेव चलेगी, मतलब कि राइट की तरफ वेव चलेगी, लेकिन बचे पार्टिकल शांत हो जाएंगे यदि पल्स है। परंतु एसएचएम सब एक ना एक बार करके ही वेव इधर से उधर जाएगी, और लगातार कर रहे हो तो लगातार जारी। क्लियर हुई बात। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इसका एक मैथमेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझना पड़ेगा। वो मैथमेटिकल पोर्शन ये है कि हम इसका जो डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है,
तो जो डायग्राम बना रहे हैं तो ये वेव कितने तरीके की बन सकती है और उसका जो शेप होता है वो कौन डिसाइड करता है और कौन सी शेप के वेव को हम क्या बोलते हैं और उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो थोड़ा सा मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको याद हो, उसके अंदर वेलोसिटी वगैरह भी पूछी है तो कैलकुलस भी लग रहा है उसके अंदर, और ग्राफ भी पूछ रहा है कि सिमेट्रिक वेव है कि नहीं है, तो वो भी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन थोड़ा सा मैथ्स वाला पोर्शन देखें इसका। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि देखें यहां पे कोई भी फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, ये मैथ्स का थोड़ा सा हिस्सा है। तो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, y x पे निर्भर करता है। जैसे मान लो कि यहां पे मैंने बोला कि पेट्रोल है, पेट्रोल इज x। ठीक है, पेट्रोल इन लीटर इज x एंड y इज डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय बाइक, डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक। ठीक है, तो बाइक कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये पेट्रोल पे डिपेंड करता है कि कितने लीटर तुमने पेट्रोल लाया है। तो पेट्रोल का फंक्शन है ना, वो बात अलग है कि अलग अलग बाइक्स अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगी, पर पेट्रोल पे तो डिपेंड है। तो ये इसके ऊपर इसका फंक्शन हो गया। अब जैसे मान लो कि मैंने वो लिखा m इज इक्वल टू एफ ऑफ एस एच। अब इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि मार्क्स इज ए फंक्शन, मार्क्स इन एग्जाम इज ए फंक्शन ऑफ स्टडी आवर्स, कितने घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कि एक अकेली बात ना हो, इंटेलिजेंस का भी फंक्शन हो सकता है मार्क्स। तो स्टडी आवर्स का तो है ही, कॉमा लगा के इंटेलिजेंस भी लिख दिया मैंने, इंटेलिजेंस। इसका मतलब कुछ बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो कम घंटे पढ़ने के बाद भी ज्यादा मार्क्स ले आते हैं। तो हमने बोला मार्क्स दो बातों पर निर्भर करता है। तो ऐसे कितनी भी बातों पर निर्भर कर सकती है कोई सी चीज। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि एसएचएम कितनी बात पे निर्भर करता है। तो एसएचएम की इक्वेशन याद करो। एसएचएम की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और उसके अंदर पेंडुलम जो है वो ऐसे ऑसिलेशन कर रहा था। तो पेंडुलम का जो डिस्प्लेसमेंट था वो किस बात पे निर्भर करता था? तो उसका आंसर है पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक बात पे निर्भर करता था कि समय कितना हुआ है। क्योंकि कुछ समय के बाद यहां पहुंच जाएगा, समय चेंज होगा तो यहां पहुंच जाएगा, और समय चेंज होगा तो यहां पहुंच जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये समय पर निर्भर है। तो एसएचएम के केस में हम क्या बोलते थे कि y उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे में इतना है कि इतना है, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो एसएचएम की बात करी जाए तो एसएचएम में ये इक्वेशन आती है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि एसएचएम जो है इट इज ए फंक्शन ऑफ, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। लेकिन अगर मैं वेव की बात करूं, ठीक है, वेव की बात करें तो वेव की प्रॉब्लम क्या थी? वेव जब चल रही थी तो उसके अंदर ऐसे चल रही थी, लेकिन ये स्नैपशॉट थोड़ी देर के बाद चेंज होने वाला है, ये थोड़ी देर के बाद ऐसे होने वाला है। जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ चला जाएगा, जो यहाँ था वहाँ चले जाएगा। तो अगर मुझे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है तो मुझे दो बातें बतानी पड़ेगी। एक तो कितनी दूरी वाले पार्टिकल की बात की जा रही है, दूसरा किस समय पे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अब की बार ये दो चीजों का फंक्शन बन गया। पहला, कितना डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं, कौन सी उसकी पोजीशन है, और किस समय की बात कर रहे हो। तो यदि तुमको बोल दिया जाए कि x बराबर 2 मीटर पे जो है वो 3 सेकंड पे कहाँ था, तो हम बता सकते हैं क्या। इसलिए हमने क्या बोला कि वेव्स के अंदर, वेव्स में डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t। जबकि एसएचएम में ऐसा नहीं था, एसएचएम में सिर्फ टाइम का फंक्शन था, क्योंकि ये पार्टिकल अपनी ही जगह पे था, कहीं आगे तो बढ़ नहीं रहा था, यही ऑसिलेशन कर रहा था। तो हमको इसको आगे बढ़ाने वाला x बताने की जरूरत ही नहीं थी। जबकि यहाँ क्या है, ये पार्टिकल ऑसिलेशन करते करते आगे निकल गया, तो आगे निकल गया तो x भी बताना पड़ रहा है, t भी बताना पड़ रहा है। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t। ये समझ में आई बात। तो वेव का कभी भी फंक्शन होगा, अपना जो टॉपिक है उसका नाम ही वेव का फंक्शन है जो आज पढ़ रहे हैं, तो उसका हमेशा जो रिजल्ट आएगा इट इज ए फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t। ठीक है, अब क्या है कि x नाम की चीज किस बात पर डिपेंड करती है? x मतलब यहां से जो आगे की तरफ बढ़ रहा, तो उसके अंदर अगर अपन एक पल्स की बात करें, ठीक है, ध्यान से समझना, पल्स की बात करें, तो अगर
एक पल्स की बात करें तो पल्स का अगर मैं स्नैपशॉट लूं थोड़ी थोड़ी देर में, यानी कि पूरी वेव नहीं है, पल्स है सिर्फ, तो पल्स पहले यहाँ था, फिर पल्स जो है वो यहाँ चला गया, फिर पल्स जो है यहाँ चला गया समय के साथ साथ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो y है, ये ऐसा का ऐसा शेप थोड़ी देर में ऐसा अपने को लगेगा कि शेप ही आगे की तरफ बढ़ रहा है। वो बात अलग है कि ऑसिलेशन ही चल रहे हैं वो, तो ये शेप आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमको ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता है तो हम ऐसा बोलें कि मान ले कि ये इधर था, ठीक है। अब थोड़ी की देर के बाद क्या हुआ कि ये आगे बढ़ गया, तो मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ इसके। ये एक्सिस ले लेता हूँ मैं, और एक्सिस लेने के बाद मैंने क्या बोला कि ये वाला शेप था हमारा, ये कब था, तो टाइम को रोकना पड़ेगा, टाइम को रोकना पड़ेगा, तो मैंने टाइम रोक दिया t इज इक्वल टू 0, ठीक है। टाइम रोक दिया t इक्वल टू 0 पे, ये शेप बन रहा था। उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या था, y था। तो हमने ऐसा बोला है कि उस समय y इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, y जो है वो किसका फंक्शन है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, दैट इज, ठीक है, x का फंक्शन, यानी x की वैल्यू रखोगे तो y आ जाएगा। तो इस जगह के बाद थोड़ी देर के बाद, ठीक है, टाइम का भी फंक्शन हो गया, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, तो मान लो कि ये जो वेव है ये यूं करके ऐसे करके इधर चली गई, ठीक है। थोड़ा सा फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वाली जो वेव है ये इस तरीके से, इसका जो पीक है वो इधर चला गया, ठीक है। सेम वेव वही है, ठीक है, लाल कलर से बना देता हूँ, ये सेम है। अब सेम शेप है, जो शेप यहाँ था वही शेप यहाँ है, तो इसका जो पीक है, पीक वो आगे की तरफ बढ़ा, कितना बढ़ा आगे की तरफ, x, ठीक है। पहले x बराबर कहाँ पे था, वो 0 पे था, अब x बराबर समथिंग पे आ गया, तो x बराबर सपोज x पे आ गया, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया, x बढ़ गया। तो ये x क्या चीज है, ये जो x है ये क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये वेव एक निश्चित स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो सपोज इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पल्स अगर v है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड उसकी कितनी है, v है, पल्स की स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर किया x, और कितने टाइम में किया, t टाइम में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, vt, ठीक है। इसका मतलब ये जो x आया ना, इसको अपन बोल सकते हैं vt। तो हम ये बोलेंगे कि द पल्स moves a distance of vt in t टाइम। t टाइम में पल्स आगे की तरफ vt डिस्टेंस बढ़ जाता है, ये पल्स आगे vt डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी इक्वेशन यदि हमारे पास है तो क्या अपन इस पल्स की चलने की इक्वेशन बना सकते हैं। अभी तो ये स्नैपशॉट है, ठीक है, ये ध्यान है, ये स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट है, रुका हुआ है, अब चलना चालू हुआ है ये यहाँ पे, तो अब चलना हुआ चालू हुआ है। तो यदि तुम्हें इनिशियल पोजीशन दे दी जाए तो तुम क्या चलते हुए पल्स की इक्वेशन बना सकते हो, तो ये अपना काम है, ठीक है। तो अब अपने को क्या बताना है, इसके बाद में क्या बता रहा हूं, सबसे पहले आपको एक इनिशियल फिगर दिया जाएगा और उस इनिशियल फिगर के बेसिस पर आप पल्स बना सकते हो कि पल्स आगे की तरफ कैसी आ रही। अब वो इनिशियल फिगर में आपको पहले समझाऊं एक बार, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक साथ बहुत सारा समय लगेगा समझने में, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक, नहीं तो क्या होता है कंफ्यूजन में रह जाते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझा रहा हूं। सबसे पहले एक सर्कल बनाऊं, तो मान लो कि ये ऐसा है, ठीक है। अब सर्कल का मतलब क्या, पहिया है और पहिया घूम रहा है, ठीक है, तो ये सर्कल है। अब सर्कल है तो इसका जो सेंटर है वो इस जगह पे है, तो इसकी अगर इक्वेशन बोले कोई कि इसकी इक्वेशन बनाओ, और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है a, तो इसकी इक्वेशन बनाओ, तो इस सर्कल की इक्वेशन बनती है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और सेंटर हुआ इसका 0,0, तो ऐसी की इक्वेशन बनती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये क्या हुआ, इसकी इक्वेशन बनी। अब मान लो कि ये पहिया गोल घूमते घूमते खिसक के आगे चला गया, यहाँ चला गया, तो मैं उसको थोड़ा सा अगले डायग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है, ये खिसक के आगे चला गया।
अब खिसक के आगे चला गया तो कितना आगे चला गया, तो ये यहाँ पहुंच गया, मान लो यहाँ पहुंच गया, तो इसका जो सेंटर है वो x आगे चला गया, तो अब इसका सेंटर x, 0 हो गया। अब किसी ने बोला कि इसकी इक्वेशन बनाओ, तो इसकी इक्वेशन बनाओ तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जहाँ पे x1 y1 उसके सेंटर होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट, और a जो है उसकी रेडियस होती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर सेंटर क्या था, 0,0 था भाई। ठीक है, तो सेंटर अगर 0,0 था इसका, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ा कि x माइनस x1 की जगह 0 लिखना पड़ा, यहाँ 0 लिखना पड़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आया। अब यहाँ पे अपन x, 0 रख देंगे, x, 0 नहीं, a आगे बढ़ जाता, मान लो x की जगह मैं a लिख देता हूँ, a आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इसको भी a कर देता हूँ क्योंकि फिर वो x में आ जाएगा हूँ, तो ये आगे बढ़ गया और ये भी यहाँ पे भी a आगे बढ़ गया, और सर्कल खुद ही गायब हो गया, तो उसको फिर से बना लेते हैं, ये सर्कल। ठीक है, अब ये a अगर आगे बढ़ गया तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1, ठीक है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, रेडियस तो यही रहेगी उसकी। अच्छा, रेडियस को अगर मैं r कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसको अगर मैं r कर देता हूं तो मेरे को इसको भी r कर लेना पड़ेगा, रेडियस है, और इसकी रेडियस अभी भी r है, डिस्टेंस ये मूव कर रहा है, तो इसको भी मैंने r कर लिया। ठीक है, रेडियस का कोई चक्कर ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखें, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर अपन आगे a बढ़ जाते हैं, ध्यान से समझना आप क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर अपन आगे a बढ़ जाते हैं तो x में से a माइनस हो जाता है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन बन जाती है। अगर ये a और बढ़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो भी ये इक्वेशन वर्क करेगी। ठीक है, तो जितना आगे बढ़ते जाओगे ये हर सर्कल को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। ओरिजिन पे ये थी, अब सर्कल जब आगे बढ़ गया तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर हुई बात? एक एग्जांपल और दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि ये आगे बढ़ाने में माइनस क्यों करते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक लाइन है, ठीक है, और वो लाइन कौन सी है, यही है, ये लाइन है। अब इसकी इक्वेशन क्या है, तो चूंकि ये तो y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला कि लाइन आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई तो जो नई स्थिति बनी उसके अंदर ये जो लाइन है वो यहाँ पहुंच गई। अब ये कहाँ पहुंच गई, तो ये आगे बढ़ी a डिस्टेंस। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू a होगा, x इक्वल टू a को x माइनस a इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसका मतलब अगर अपने पास ओरिजिन की इक्वेशन है और उस कर्व को आगे बढ़ाना है a, तो उस x में से a माइनस कर देने से नई पोजीशन की इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, इस x में से a माइनस कर देने से नई पोजीशन की इक्वेशन आ जाती। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात? तो ये बात के लिए ये बात को अपन जो है वो वेव्स में लगाएंगे। तो इसमें एक नोट डाल देंगे। नोट ये है कि इफ वी नो the equation of a curve at origin, ठीक है, and it moves a distance x, ठीक है, it moves a distance a along positive x-axis, then its equation becomes, equation can be obtained by replacing x by x minus a। ठीक है, x को x माइनस ए से रिप्लेस करने से, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, अब वो हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली जो x इज इक्वल टू 0 थी वो लाइन अब हो गई x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो अगर आगे की तरफ बढ़ा a तो उसको यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा, तो इक्वेशन नहीं आ जाएगी। अगर ऊपर की तरफ बढ़ा y तो इस y में से माइनस कर देंगे।
अगर नीचे की तरफ बढ़ा y तो y प्लस कर देंगे, अगर इस एक्सिस की तरफ बढ़ा तो ये x प्लस a कर देंगे। ये चारों केसेस समझ में आ गए। तो हमने एक केस समझा दिया, इधर बढ़ेगा तो माइनस होगा x में से, ठीक है, इधर बढ़ेगा तो x में प्लस होगा, ऊपर जाएगा तो y में प्लस माइनस होगा, नीचे जाएगा तो y में प्लस होगा। यानी कि पॉजिटिव एक्सिस में बढ़ता है तो माइनस करते हैं, निगेटिव एक्सिस में बढ़ता है तो प्लस करते हैं, और जिस तरफ बढ़ रहा होता है उस तरफ। और दो बीच में कहीं बढ़ गया, ऐसे x में भी बढ़ गया y में भी बढ़ गया, तो दोनों में चेंज हो जाएगा, ठीक। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ इस एक्सिस का ही काम है। तो ये नोट कर लिया आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, पुराना कुछ नोट करना है तो उसको पीछे लेके पॉज कर लें एक बार, ठीक है। मैं कर देता हूँ, फटाफट नोट कर लें एक बार कहाँ से मैं समझा रहा हूँ। ये फंक्शन से समझाया है मैंने, डिपेंड्स अपॉन। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं। हाँ, तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक वेव पल्स बनाई मैंने, ठीक है। ये एक वेव पल्स है। ये वेव पल्स को मैंने रोक दिया कब, एट t इक्वल टू 0, मतलब स्नैपशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट जब लिया तो उस वक्त टाइम क्या हो रहा था, 0। तो y जो है, y यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, इट इज ए फंक्शन ऑफ, ये किस बात पे निर्भर करता था, तो ये निर्भर करता था x पे और 0 पे। तो x तो 0 ही है यहाँ पे, ठीक है, और टाइम भी 0 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस समय कर्व बन गया और उस कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स आ गई। ये लिखना हो तो लिखें, नहीं लिखना हो तो ना लिखें, y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स आ गई। यानी कैसी, जैसे पैराबोला बन गया, अगर ये मान लो ये पैराबोला होता तो y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गई, या y इज इक्वल टू 2x हो गई अगर स्ट्रेट लाइन होता, या अपॉन 3 या क्यूब हो गई। तो ये कोई इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे ये जो भी कर्व बनेगा, अगर हो सकता है ये यू शेप का बन जाए तो कोई और इक्वेशन बन जाए, हो सकता है ये यू शेप का बन जाए, ठीक है, या यू बन जाए या फिर यू बन जाए, जो भी होगा उस शेप की इक्वेशन ये आ गई। अब ये शेप आगे की तरफ बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, स्पीड क्या थी उसकी v, तो v स्पीड से आगे बढ़ा, तो थोड़ी देर बाद t समय के बाद वो यहाँ पहुंच गया और ये शेप रिपीट हो गया, ठीक है, क्योंकि शेप थोड़ी देर के बाद रिपीट होता है और फिर उसके बाद फिर रिपीट होता है। मैंने बना के दिखाया था आपको एनिमेशन में। तो ये यूं जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर यूं जाएगा, जहां मेरे सिर के ऊपर से चल रहा था धीरे धीरे। तो अब ये आगे की तरफ बढ़ा, तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी v है, तो t टाइम में इसने डिस्टेंस कवर किया vt, अभी मैंने तुमको बताया था, ठीक है। इसने जो डिस्टेंस कवर किया कितनी देर में, t टाइम में, तो वो है vt। अब ये vt डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ऐसे में वो a आगे मूव हो गया, तो अभी मैंने तुमको बताया कि अगर कोई सी चीज a आगे मूव हो जाती है तो उसकी इक्वेशन में हम x को a से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर इक्वेशन ऐसी है तो आगे मूव करती है तो ऐसी इक्वेशन हो जाती है। तो यदि ये कर्व आगे मूव कर गया तो ये कर्व तो ऐसा था, ठीक है, ये कर्व ऐसा था, अगर ये आगे मूव कर गया तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, क्योंकि आगे मूव कर गया। और ये जो a है, ये कितना डिस्टेंस मूव किया, तो यही डिस्टेंस तो vt के बराबर होगा, यही डिस्टेंस तो vt के बराबर होगा। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू vt है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट, ठीक है। जो उसका मैक्सिमा, उसने इतना डिस्टेंस मूव किया, पहले यहाँ था अब वो यहाँ पहुंच गया, तो इसने डिस्टेंस मूव किया vt। इसका मतलब ये जो a वैल्यू है ये किसके बराबर है, vt के बराबर है। तो पुट a इज इक्वल टू vt, a को vt पुट करो तो इससे मिलेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस vt। ये इक्वेशन आ गई आपकी मूविंग पल्स की, ठीक है, ये मूविंग पल्स की इक्वेशन आ गई। अब कैसे आ गई समझे, तो इसको थोड़ा ऐसा भी लिखा जा सकता है, y x कॉमा t। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि y x पे डिपेंड है, t पे। x पे इसलिए क्योंकि हर x पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, और टाइम पे भी ये पहले ही बता दिया। और इसकी जो इक्वेशन है f, वो x माइनस वी टी के फॉर्मेट में आएगी, ठीक है, x माइनस वी टी के फॉर्मेट में आएगी। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में x पता होना चाहिए, किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, किस स्पीड से और किस समय पे। लेकिन ये जो इक्वेशन आई है ना, ये इस तरफ मूव करती हुई इक्वेशन है। यदि ये पल्स इधर की जगह इधर हो जाती है तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, x प्लस वी टी हो जाएगा। तो अगर मान लो कि यही पल्स को इस साइड मूव करा दें, यानी कि
पल्स अगर इधर मूव कर रही होती तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये माइनस ऑफ वी टी होता, और माइनस ऑफ वी टी होता लेकिन कर्व में वो प्लस हो जाता है बनाते वक्त, तो इसकी इक्वेशन हो जाती वाई एक्स कॉमा टी विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वी टी। ठीक है, तो यदि इस तरह की इक्वेशन है तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, मूव कर रहा है। ठीक, इट इज केस नंबर 2 and this is case number 1 which is moving towards positive x-axis, moving towards positive x-axis। कौन? disturbance towards positive x-axis, disturbance बोलो या पल्स बोल दो। अब फिर से समझाऊं मैं तुमको, मूविंग पल्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, जो अपन को बोलना था ना फंक्शन ऑफ ए पल्स, पल्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो पल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहली स्टेप we will find the equation of the curve at x equal to 0, t is equal to 0। तो बेसिकली x equal to 0 t equal to 0। ठीक है, t equal to 0 पे इक्वेशन निकाल लेंगे y f is equal f x। ठीक है, और या फिर y x कॉमा t इक्वल टू एफ एक्स वेयर टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आई। सेकेंड स्टेप, वी विल रिप्लेस एक्स बाय क्या, एक्स माइनस ए, वेयर ए इज इक्वल टू वी टी। इसका मतलब एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स माइनस वी टी। ठीक है, तो ये अपने को क्या करना है, रिप्लेस करना। क्या करना है, रिप्लेस। अब इसको अगर अपन ने रिप्लेस कर दिया तो हमारा जो y बनेगा x कॉमा टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वी टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। लेकिन अगर ये आगे पीछे मूव कर रहा होगा तो ये वाला इस साइड मूव कर रही पल्स है, और y x कॉमा टी इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वी टी की जगह प्लस वी टी, ये वाली पल्स जो है वो इस तरह मूव कर रही होगी। तो अगर तुमसे जनरल इक्वेशन बोले, ठीक है, केस 1 और केस 2 ना करते हुए जनरल इक्वेशन बोले, जनरल इक्वेशन ऑफ ए मूविंग पल्स इज, तो हम इसको बोलेंगे ये हो जाएगी y x कॉमा टी विच इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी। दोनों एक साथ ही ले लिया मैंने। अब वहां पे कैसे जज करोगे कि कौन सी किस फॉर्म में है, तो देखो द इक्वेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन will represent a wave pulse only if it can be written in the form of a x plus minus bt। ए एक्स प्लस माइनस बी टी मतलब क्या, ये इसके आगे ए लगाओ कुछ और वी के टी के आगे कुछ लगाओ। तो किसी इक्वेशन को यदि ए एक्स प्लस माइनस बी टी कहीं भी आ जाए उसके अंदर तो वो वेव बन जाएगी। शर्त ये है बट इट शुड बी फाइनाइट और डिफाइंड फॉर all values of x and t। it should be मतलब the function, ठीक है, it should be का मतलब क्या, the function। फंक्शन को सभी वैल्यूज के लिए फाइनाइट होना चाहिए या फिर डिफाइन होना चाहिए। x कुछ भी डाल दो, t कुछ भी डालो, एनी वैल्यूज ऑफ x एंड t। ठीक है, x कुछ भी डालो, t कुछ भी डालो, वो अनडिफाइंड ना हो, इनफाइनाइट नहीं हो, तो उस इक्वेशन को अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा या मूविंग पल्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। और यदि उसने अपने को किसी समय पर इक्वेशन ऑफ कर्व दे दी है, कहाँ पे, t
टी इक्वल टू 0 पे, याद रखें टी इक्वल टू 0 पे और किसी पे नहीं, तो टी इक्वल टू 0 पे दे दी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस x बाय x माइनस ए, ठीक है, और a की जगह वी टी, तो हमको कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी, और ये मूविंग कर्व की इक्वेशन ही पल्स की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, यहां से नोट कर लें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं, ठीक है। तो अब अपन जो जो बातें समझ चुके हैं उसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।